हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माँ भारती एडुकेटर तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कक्षा 12वीं के अध्याय 1 में विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में बताऊँगा। जिसमें विद्युत क्या है, आवेश क्या है, किस क्षेत्र तक सीमित होता है, इसके बारे में मैं अध्ययन करूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इन स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी में हम जानेंगे कि वास्तव में इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, आवेश स्थिर रहता है, आवेश निरंतर तो बहती है, लेकिन एक स्थिर आवेश के बीच उसका गुण और उसमें जो विभिन्न चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। विद्युत का बल होता है, विद्युत का ऊर्जा होती है, विद्युत की विभव होता है, आवेश होती है, धारिता होती है। इस सब को मिला करके हम उसे कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। इसको क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुतों बार कहीं न कहीं करंट महसूस किए। जैसे हमारा ये कोहनी का हड्डी है ना, यहाँ किसी चीज़ लोहे में या किसी दीवार में या दरवाजे पे या खिड़की पर लग जाने के पश्चात उसमें थोड़ा टाइम के लिए आपको करंट महसूस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और ये जो है ये सब आवेशित ही है, मतलब ये छोटी छोटी हल्की चीज़ें हैं। इसी में मैं आपको ऊर्जा के बारे में बताऊंगा कि विद्युत ऊर्जा क्या करता है। जो हल्की वस्तु है, जो भी पदार्थ की हल्की वस्तु है, उसको क्या करते देता है? आकर्षण। और जो आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वो आपका वो कहलाता है ऊर्जा। तो इसको कहेंगे हम विद्युत ऊर्जा। तो आइए हम सबसे पहले विद्युत आवेश को पढ़ने का प्रयास करते हैं। विद्युत आवेश कोई वो होता है जिसमें आवेश ही है, मतलब विद्युत का आवेश। अब विद्युत में कोई भी आवेश होता है? बिल्कुल होता है, विद्युत में आवेश ही होता है। तो क्या क्या आवेश होता है? दो आवेश होता है। एक होता है प्लस आवेश, जिसको हम धन आवेश बोलते हैं, और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब हम आपको बताएंगे कि धन आवेश किसमें उत्पन्न होता है और ऋण आवेश किसमें उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होता कैसे। ये तो प्रकार हो गया आपका धन आवेश और ऋण आवेश। अब इसको उत्पत्ति की दो सिद्धांत है, एक इलेक्ट्रॉनिक की सिद्धांत और दूसरा जो है जनरल लाइफ वाला सिद्धांत। तो मैं जनरल लाइफ वाला सिद्धांत बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कांच की छड़ को लेकर। कांच की छड़ को लेकर एक कांच का छड़ ले लीजिए। इस कांच के छड़ को रेशम की जो भी कपड़े होंगे उसमें आप रगड़िए। रगड़ करके उस कांच के छड़ को एक धागे से बांधकर लटका दीजिए, कुछ इस तरह। ठीक है, ये आपका वाल हो गया। ठीक है, ये लटक गया। ठीक है, मैंने कांच के छड़ को ये नाम बता देता हूँ, ये कांच का छड़ है, कांच का छड़। ठीक है, कांच का छड़ है, रगड़ करके आपको ये लटका दी। एक और कांच का छड़ लेना है, उसको भी आपको किसमें रगड़ना है? रेशम के कपड़े। ठीक है, कांच के छड़ को पहले किसमें रगड़े? रेशम में। फिर क्या किए? लटका दिए, लटक गया। दूसरी कांच के छड़ लीजिए। ठीक है, दूसरी कांच के छड़ लीजिए, उसको भी आप इस रेशम के कपड़े से ही रगड़िए, और रगड़ करके उसको भी आप क्या कीजिए? लटका दीजिए। ठीक है, अभी दोनों लटक गया। दोनों को पास ला के देखिए। क्या किए? दोनों को पास ला करके देखिए तो होता क्या है? क्या वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा? मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा, वो आकर्षित होगा? नहीं, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित। एक दूसरे के तरफ आने के बजाय, आकर्षण के बजाय एक दूसरे की तरफ भागने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये उत्पन्न होगा दोनों में माइनस, दोनों में माइनस। तो ये यहाँ भागने का प्रयास करेगा, ये इधर भागने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम कांच की छड़ को जान लिए। अब कांच के छड़ के बाद हम दूसरी चीज को जानते हैं, एवोनाइट की छड़। किसको जानते हैं? एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़ थोड़ी सी धात्विक छड़ होती है ना, याद रखिएगा। दूसरा है एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की
इस एबोनाइट के क्षण को या तो फिर ऊनी की कपड़े से रगड़िए या तो फिर बिल्ली की खाल से। ऊनी की कपड़े या बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से रगड़िए। किसको? एबोनाइट की छड़ को। सबसे पहले आपको एबोनाइट की छड़ लेना है। इस एबोनाइट के छड़ को ऊनी के कपड़े से रगड़िए या बिल्ली के कपड़े से रगड़िए। पहले कांच की छड़ की तरह इसको भी आप एक धागे में बांध करके, ये धागा हो गया, मैं धागा बना देता हूँ, धागे में लटक गया, लटका दीजिए, चित्रानुसार लटका दीजिए। ये क्या है? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ हो गया, लटक गया। अब आपको फिर से दूसरी एबोनाइट की छड़ लेना है। क्या लेना है? दूसरी एबोनाइट की छड़। इस दूसरी एबोनाइट की छड़ में आपको फिर से रगड़ना है। किस में रगड़ना है? ऊनी या बिल्ली की खाल में। किसमें? ऊनी या बिल्ली की खाल में। जब रगड़ेंगे आप उसको भी उसी तरह से लटका दीजिए जिस तरह से हम कांच के छड़ को लटकाए थे। लटका दिए। क्या एबोनाइट का छड़ वो कमाल कर पाएगा जो हम इस अध्याय में पढ़ना चाह रहे हैं, अर्थात आवेश उत्पन्न कर पाएगा? आवेश तो उत्पन्न होगा, क्या वो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? जी हाँ, यह भी प्रतिकर्षित करने वाली है। क्या होगा? एबोनाइट की छड़ भी ऊनी या रेशमी बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, एक दूसरे के पास लाने पर, परस्पर मिलाने पर वो जो है आकर्षित करने के बजाय प्रतिकर्षित होगा और वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे से दूर हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये भी दूर हट जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं बना है जिसको एक दूसरे के पास संपर्क लाने पर आकर्षित हो? बना है और वो बनेगा। देखिए, अब एक तीसरी प्रयोग करके देखते हैं। तीसरा प्रयोग क्या करेंगे? कांच के छड़ ले लीजिए। बोलोगे कांच का छड़ का तो प्रयोग कर लिए, उसी को ही प्रयोग करेंगे। और एबोनाइट का छड़ ले लीजिए। मुझे बताइए तो कांच की छड़ को हम किस में रगड़े थे? रेशम की कपड़े से। किससे? रेशम के कपड़े से। किससे रगड़े थे? रेशम के कपड़े से। एबोनाइट को किससे रगड़े थे? ऊनी या बिल्ली की खाल से। ऊनी या बिल्ली के खाल से रगड़े थे कि नहीं रगड़े थे? अब इस छड़ को, जो कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है, उसको लटकाइए। दूसरी छड़ एबोनाइट की छड़ थी जिसको ऊनी या बिल्ली की खाल से रगड़े थे, उसको लटकाइए। ठीक है, दोनों को देखिए, क्या दोनों आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा? कि ये भी प्रतिकर्षित कर लेगा? नहीं, ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब आकर्षित करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो दोनों ऋणात्मक ऋण आवेश बना दिया था, अब ये ऋण बनाएगा, ये बनाएगा, तब दोनों क्या हो जाएगा? ये भी दोनों क्या हो जाएगा? आकर्षक। तो ये हो जाएगा कांच का छड़, एबोनाइट का छड़, एबोनाइट का छड़। ठीक है, इस तरह से इस दोनों में हो जाएगा उत्पन्न माइनस आवेश, अर्थात ऋण आवेश प्लस आवेश, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर दिया। ये तो हुआ आपका प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत। चलिए, इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत में आप अणु और परमाणु के बारे में भली भांति जानते हैं। अणु क्या होता है, परमाणु होता है। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि परमाणु जो है अणु से मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि शब्द छोटा है, अणु छोटा है और परमाणु शब्द बड़ा है ना, परंतु ऐसा नहीं, उल्टा है। जैसा अणु इतना बड़ा होता है, परमाणु इतना छोटा होता है। तो क्या हुआ? ये मिलकर ये बनाएगा, ये मिलकर ये बनाएगा, ये टूटेगा ना, अरे क्या हो जाएगा? ये जुड़ेगा। तो परमाणु मिलकर के क्या बना है? अणु। तो देखिए,
ये हुआ परमाणु, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्या हुआ? परमाणु हुआ एक। अब इस परमाणु को देखिए ध्यान से, तो आपको देखने में मिलेगा एक गोलाकार बना है, ये भला परमाणु होता है? बिल्कुल होता है, परमाणु होता है। अब इस परमाणु में कहाँ से धन आवेश, कहाँ से ऋण आवेश आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका जो नाभिक होता है, इसी को नाभिक बोलेंगे। इस नाभिक के पास दो चीज होता है, क्या क्या? पी होता है, अरे पी फार और एन फार न्यूट्रॉन। अब इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाली है वो है इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाती है। बोलोगे ठीक है। अब इसमें आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन में क्या होता है? ये आवेशहीन होता है। आवेशहीन का मतलब उदासीन। ये होता है ऋण आवेश, ये होता है धन आवेश। हम जानते हैं किसके, कांच के क्षण और एवोनाइट के क्षण में क्या हुआ था? दोनों आकर्षित किया था। क्यों किया था? दोनों में अलग अलग आवेश था, एक में प्लस आवेश था, एक में माइनस आवेश। तो क्या ये नाभिक में ऋण है और प्लस है, ये अर्थात इलेक्ट्रॉन के पास अपना ऋण आवेश है और प्रोटॉन के पास अपना धन आवेश है, तो क्या एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करता? या आकर्षित करना चाहिए ना, दोनों अलग अलग आवेश है तो आकर्षित करता है। तो इसके पास आके क्यों नहीं जुड़ता था? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि पास इनके बीच में जो आकर्षण नाम का बल है वो इतना प्रबल होता है कि ये जो है संतुलन बना के रखता है और इस इलेक्ट्रॉन को इसके चारों ओर घूमने देता है। ठीक है, चारों ओर घूमने देता है, वो आकर्षण बल कहलाता है, जो इनके बीच लगने वाला बल है। आइए तार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तार वही तार जो आपके घर में लगा रहता है, विद्युत तार। विद्युत तार ही तो बोलते हैं ना। किसका बना होता है भाई? धातु का अथवा अधातु का? किसका बना होता है? धातु का। जी हाँ, धातु का ही बना होता है। बिना धातु का कोई तार नहीं होता। बिना धातु का हो गया तो कोई आदमी लकड़ी का ही बना लेगा, हैं? एक रस्सी का बना लेगा, उसको खरीदने रस्सी जब तो कम कीमत में मिल जाता है, रस्सी का लगा लेगा नहीं। तो तार में आपका जो घर में लगने वाला तार है वो 3 तरह के तार होते हैं। कितने तरह के तार? 3 तरह। कौन कौन से तार? काले, पहले लाल का होता है, काले का होता है और हरे का होता है। किस कलर का? लाल, काला और हरा। इन्हीं 3 चीज से 3 ही चीज लगा हुआ होता है। तो लाल तार क्या दर्शाता है, काला तार क्या दर्शाता है, हरा तार क्या दर्शाता है? तो लाल तार है वो डेंजर का साइन होता है। आप जानते हैं ना, लाल कलर क्या होता है? डेंजर का साइन होता है। वो विद्युतमय तार होता है। क्या होता है ये? विद्युतमय तार। विद्युतमय तार। तो काला क्या होता है? काला तो फिर लाला है भैया, बिल्कुल लाला। लाला क्या होता है? ऋण देता है सबको, हैं? बैठा रहता है, बैठे बैठे टोपी वाला खाता रहता है। तो लाल क्या हो जाएगा? बस उदासीन, इसके पास कुछ भी काम नहीं रहता। ठीक है। और हरा क्या करता है? ये हरा है जो भूमि संपर्क में लगा हुआ होता है। ठीक है, भूमि संपर्क में लगा हुआ होता है, जो जिसका बहुत बड़ा रोल होता है। और किताबों में या हम ज़्यादातर देखते हैं कि आप जो लाइन अपना लगाते हैं वो कोशिश कीजिए कि भूमि वाला ही उपयोग करें, जिसको अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, वो जो है भूमि वाला ही उपयोग करें, ताकि आपका जो उपकरण है, घर में लगी हुई जो उपकरण है, उसको क्षतिग्रस्त न हो। उसको लिए एक और सलाह दिया जाता है, फ्यूज तार जोड़िए। ठीक है, फ्यूज तार क्या होता है? वो कम गलनांक का होता है। जैसे ही उसमें फ्लोइंग जो है, जो धारा है, धारा जब तेजी से बहती है तो क्या होता है? वो जो है उपकरण को बचाने के लिए वो खुद बंद को ब्लास्ट, मतलब उड़ जाता है। ठीक है, गल जाता है। ये हुआ तार का संयोजन के बारे में। आप पढ़ेंगे चालक एवं विद्युत रोधी। चालक एवं विद्युत रोधी। चालक क्या भाई? चालक कौन? मैं, आप सब हैं चालक। चालक मतलब चलना। तो कैसे चलना? पैदल चलना, घोड़े गाड़ी में चलना, हेलीकॉप्टर में चलना, ऐसा नहीं। चालक का एक अपना अलग महत्व होता है। ये विद्युत
से चालक बनी है। ठीक है, चालक किससे है? विद्युत से चालक है। तो चालक उसे कहेंगे जो चलता है या जिसमें चलता है, कहीं तो ज़्यादा बेहतर, जिसमें चलता है। तो किसमें चलता है भाई? ऐसी कुछ चीज़ होगा जिसमें धारा जो है आसानी से बह सके, सुगमतापूर्वक बह सके, सुग्राहितापूर्ण बह सके। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? धातु। क्या चाहिए? धातु। क्योंकि हम इससे पहले मैंने आपको बताया कि विद्युत उसी में प्रवाहित हो सकता है जिसमें धातु हो। तो धातु में क्या क्या आता है? चांदी आता है, तांबा आता है, एल्युमिनियम आता है। ठीक है, ये सब में क्या हो जाता है? आसानी से बह जाता है धारा सुगमतापूर्वक, तभी तो लगा रहता है ना। लेकिन चांदू का मत लगाना, चोरी हो जाएगा। तो अब देखो दूसरा देखते हैं, विद्युत रोधी। दूसरा क्या देखते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को कौन नाम से जाना जाता है? दूसरी क्या नाम से? कुचालक। ठीक है, कुचालक। ठीक है, ये धातु को सुचालक बोलते हैं। कह देते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक है। सुचालक का क्या मतलब? सु मतलब सुगमतापूर्वक प्रवाही हो सके, सुगमतापूर्वक प्रवाही हो सके। कुचालक मतलब प्रवाहित ही ना हो। ठीक है, उससे बहुत बड़ा क्रम बनता है। ठीक है, सुपुत्र पुत्र होता है, सुई से बना है और कुई से बना है ना भाई। उसी प्रकार से कुचालक है जिसमें आपका क्या हो? कोई विद्युत जो है प्रवाहित ना हो सके। तो किसमें प्रवाहित नहीं होता भाई? अधातु। ये भी कोई शब्द है? अधातु में वही आपका जो मेंडल के आवर्त सारणी में दर्शाया गया है वो, उसके अलावा भी है। लकड़ी है आपका, ठीक है, चीनी है, चीनी को ले लीजिए, चीनी में थोड़ी फ्लो होता है भाई। रबर ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, चाहे रस्सी किसी का भी ले लीजिए, नायलॉन का रस्सी या किसी भी की रस्सी, ठीक है, प्लास्टिक का रस्सी, वो सब रखते हैं, वो विद्युत का कुचालक हो जाता है। तो विद्युत आवेश क्षेत्र, अब क्षेत्र के बारे में यहाँ अध्ययन करें। आवेश तो हो गया, आवेश दो आवेश होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। अब क्षेत्र देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि हर का अपना एक विशेष क्षेत्र होता है, सभी चीज़ का। चाहे वो किसी राजा का क्षेत्र हो, वो निश्चित होगा, उसका नियम कानून उस क्षेत्र तक ही लागू होगा, या किसी वर्तमान सरकार का होता है, उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जो वो उस निश्चित क्षेत्र पर ही शासन कर सकते हैं। उसी प्रकार का विद्युत का भी एक क्षेत्र होता है जो अपने उस निश्चित एकांक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। अगर वो उससे अगर एक बिंदु से भी बाहर जाए तो उसकी आवेशिता जो है नष्ट हो जाती है। तो उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, विद्युत क्षेत्र। उसको क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो आपको इस तरह से पहला अध्याय में विद्युत आवेश क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिए। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। इस माँ भारती एडुकेटर के वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और आप लोगों को बताना चाहेंगे क्या यह वीडियो लॉकडाउन के समय बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, इसलिए आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों के पास पहुँचेंगे, बहुत बच्चों के पास पहुँचेंगे और उनके लिए यह गुणवत्तापूर्वक उपयोगी सिद्ध होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे आत्मबल और बढ़ सके तथा आपको अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त सामग्री मिल सके। आप देख रहे होंगे कि जो भी आपको भौतिक शास्त्र के अध्ययन कराया जा रहा है उनमें गुणवत्ता को आप भली भांति परिचित होंगे। किसी भी कोचिंग क्लास में आप जाकर देखिए, इतनी आपको गुणवत्ता युक्त सामग्री प्राप्त नहीं होगी। तो मैं बताना चाहूँगा, ये है उत्तम कुमार यादव जी, जो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से पढ़ाई किए हुए हैं और वर्तमान में पीएससी मेंस देने वाले हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ है, तो मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों से भी
करबद्ध निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में हम इन्हें कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।